हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं या हमारे एडिटोरियल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को डेली बेसिस के ऊपर कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, यहाँ पर नोट्स मेकिंग। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें तो जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो है पीडीएफ में नोट्स बनाकर पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ बोल रहे हैं सर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को कैसे यहाँ पर इकट्ठा करें। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको एक वे आउट दे देता हूँ, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, दोनों रास्ते आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि पीडीएफ वाले जो कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें पढ़ना अच्छा लगता है। जितने भी जेनजी हैं, ठीक है, आप यही समझ लें कि हमें पीडीएफ में पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ आपने सामने रखनी है, क्या आप जो पीडीएफ में पढ़ रहे, क्या आप लिखने के काबिल हैं? आप उन चीज़ों को अपने एक पेज के ऊपर उतार सकते हैं? जब आप लिखने बैठें अपने आप से क्वेश्चन पूछें, लाजमी ये वाला। ठीक है, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि अगर आप पीडीएफ में पढ़ रहे हैं कोई मसला नहीं, आप पढ़ें, लेकिन आप लिखना जानते हो। अगर आप यहां पर लिखने बैठे ना तो आपके अंदर फियर ना हो लिखने वाला कि मैंने तो रीडिंग की, अब तो मुझे लिखना नहीं आ रहा। तो राइटिंग स्किल और राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चलेंगी। तो अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप यहाँ पर पीडीएफ में नोट्स जो है पढ़कर लिखना है तो पहले ही आप उन चीज़ों को यहाँ पर हाथ से गुजार ले, हाथ से नोट्स मेकिंग कर ले, तो डबल मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं यहाँ पर अगेंस्ट नहीं हूँ कि पीडीएफ में, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दी है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें, क्या आप लिखने के काबिल हैं, क्या आपके अंदर फेयर तो नहीं है लिखने वाला, राइटिंग स्किल आपकी ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, देन तो आप पीडीएफ में पढ़ें। नहीं तो दूसरे स्टूडेंट्स ये हैं जो मैं ज़्यादा फोर्स करता हूं कि आप जो है यहाँ पर नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करें, ताकि आपको बार बार यार जो है वो कह ले के परेशान होने की जरूरत ना पड़े, है ना। कि अब पीडीएफ में आपने पहले पढ़ा है, रीडिंग की है, फिर आप उनको पेज के ऊपर उतार रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर हमारे साथ अटैच है, अपनी नोट्स मेकिंग करते जाएं, तो ये क्या होगा कि आपकी यहाँ पर डबल मेहनत नहीं होगी, सिंगल में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी नोट्स मेकिंग भी करते जाएंगे और आपको चीज़ें भी याद होती जाएंगी। ठीक है, कल अगर दोबारा आप रिवीजन के लिए आते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये चीज़ मैंने अपने हाथ से गुजारी है और इस डेट को गुजारी है, तो आप चीज़ों को रिवाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों के अलग अलग यहाँ पर जो हम कह सकते हैं वे है कि आप दोनों डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, मैंने दोनों क्लैरिटी दे दी है कि मैं तो यही फोर्स करूंगा कि आपने चीज़ों को हाथ से गुजारना है, नोट्स मेकिंग हाथ से करनी। उसकी वजह क्या है, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी और आपका फियर जो लिखने वाला वो खत्म होता जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की जो यहां पर कहते हैं सर फैक्ट्स एंड फिगर्स किस तरह ऐड करें, कहां से करें। तो भाई डेली बेसिस के ऊपर जो आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं 5 to 6 टॉपिक्स, जो आप पर डे 1 टॉपिक बड़ी मुश्किल से जो आप कवर करते हैं। अगर आप पेपर को लेकर बैठ जाए तो आप पूरा दिन एक बड़ी मुश्किल से आप ओपिनियन पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। चाहे आप समरी 10 बारी पढ़ लें, आप कुछ क्रिटिसिज्म इस तरह का भी होता है जो हमारे एग्जाम रिलेटेड नहीं होता, हम नहीं लिख सकते वहां पर, क्योंकि वो तो वन साइडेड होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, लेकिन देखें अब यहाँ पर जब आपको डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं तो अब आपने करना क्या है कि जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, जो हाथ से बनाने वाले हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो पीडीएफ में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं एआई टूल्स के जरिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी डिपेंडेंसी मत क्रिएट करें। मेन एग्जाम के अंदर आपने ही जाकर लिखना है, किसी एआई टूल ने नहीं लिखना, किसी भी आपकी बुक्स ने जाकर नहीं लिखना, किसी भी टीचर्स ने नहीं लिखना। और ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको भी पता है। लेकिन क्या है ना, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड है, तो यहां पर उतारनी पड़ती है ना, जगाना पड़ता है। जितने भी जेंजी हैं, इमेजिनेशन खत्म होती जा रही है, एआई टूल्स के ऊपर यहां पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो बी केयरफुल, अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट्स और काम करना चाहते हैं और एलोकेशन लेना चाहते हैं
तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब बात करते हैं जो मैं यहां पर कर रहा था, 5 टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर आपने करना क्या है, जो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, आपने पहले तो टॉपिक्स को सेग्रीगेट करना है। इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी की हेडिंग दें, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रही है जैसे मिडिल ईस्ट वाला मामला है तो वो आप दें, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, इसकी हेडिंग दें। और डेली बेसिस के ऊपर यहां पर चीजें क्या डिस्कस की जाती हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैट्स डिस्कस किए जाते हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है, इंपैक्ट्स हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स, पॉजिटिव, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। और उसके साथ क्या किया जाता है, यहां पर रेमेडीज हैं, सजेशंस हैं, पॉलिसी मेजर्स हैं, ये सारी चीजें। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर हम कोई इंपैक्ट अगर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं या स्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप अपने जो टॉपिक मैंने कहा इकोनॉमी के रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर इन्फ्लेशन का पढ़ रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर पढ़ रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, अपना जो है वहां पर इकोनॉमी के नीचे जो है आप चीजें ऐड करते जाएंगे कि ये बेसिकली इतने इतने परसेंटेज है। जैसे रेमिटेंसेस की बात करते हैं, भाई 30 to 40 बिलियन डॉलर है अभी और ये वॉर की वजह से और डाउन जा रही है, तो आप ये स्टैट जो है अपना इकोनॉमी के नीचे ऐड कर लेंगे। तो ये आपके स्टैट्स हैं जो आप डेली बेसिस के ऊपर अपने ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चीजें बड़ी सिंपल सी है, लेकिन आपने सही राइट डायरेक्शन में लेकर चलनी है चीजों, ठीक है। तो आई होप आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकर बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है। टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस करने से पहले हम एक स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करते हैं। ये हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा सीएसएस का ऐसे का पेपर है, चाहे हमारे पीएमएस के ऐसे का पेपर है। देखें, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, ठीक है, आपको भी पता है। इसके रिलेटेड 2 टॉपिक हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान जिसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं पहले भी कहता हूं यहां पर कि चाहे आप मेन एग्जाम के अंदर ना, सीएसएस या पीएमएस एग्जाम के अंदर आप लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को ना डिकोड करें, ठीक है, चाहे आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे कर रहे हैं, चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और अपना आइडियाज को बूस्टअप करना चाहते हैं तो लाजमी लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिकोड करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इसके अंदर यह होता है जब आप अपने दिमाग के ऊपर जोर देते हैं और सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं और आइडियाज पिक करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड से, इससे क्या होता है, आपका ब्रेन खुलता है। जो लिमिटेशंस लगी हुई हैं वो यहाँ पर क्या होती है, सारी जो है वो कह लें कि ख़त्म हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। और क्या होता है, ब्रेन जो है वो फ्रीली यहाँ पर अगर कह लें तो घूमता है, आइडियाज़ को पिक करके लेकर आता है, जिनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स जो आप देते हैं लिटरेरी ऐसे के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज की जो हमारी स्टेटमेंट की, ठीक है। देखें, वोल्टेयर बेसिकली यह कहता है कि द राइट टू फ्री स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट ऑफ द स्पीच। वोल्टेयर क्या कहता है यहां पर, सादा से अल्फाजों में यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखें, कंटेंट कोई भी है, कंटेंट कुछ भी है, लेकिन क्वेश्चन यह है क्या बोलने का हक दिया जा रहा है, बोलने का राइट है। सबसे बड़ी बात यह है, आई होप कि आप चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कंटेंट कुछ भी आपका, कुछ भी आप बोल रहे हैं, अच्छा है बुरा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन क्या बोलने दिया जा रहा है स्टेट के अंदर। और आपको पता है कि यहां पर प्रेस अगर देखी जाए, ठीक है, आज मीडिया के रिलेटेड हमारे 2 टॉपिक रहेंगे, तो इसलिए जो हमने यहां पर जो है स्टेटमेंट को ऐड किया, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है आज, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी जो है कह लें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है हमारे पास, 2 टॉपिक्स जो भी मैं बात कर रहा था यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी यहाँ पर क्या बोलने की इजाज़त दी जा रही है, बाकी तो एक अलग चीज़ है ना, कह लें कि राइट और रॉन्ग वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि बोलने की इजाज़त है या नहीं है, ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। आज के हमारे जो टॉपिक्स है वो पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वो है फ्रेमिंग पाकिस्तान। बात किसकी की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग। अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग का क्या मतलब है।
ठीक है, किस तरह पाकिस्तान को यहां पर फ्रेम किया जा रहा है और कौन फ्रेम कर रहा है, यहां पर मीडिया की बात की जा रही है। अब देखें मीडिया, अब हम यहां पर इसकी बात कर लेते हैं, जियो पॉलिटिक्स को मीडिया फ्रेमिंग थोड़ा सा मैं बताऊंगा, देन हम आगे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर कि कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी खबर है, वो उसी तरह ही क्यों नहीं आगे जो है वो पब्लिश की जाती, फिर इसके पीछे ऐसी कौन सी ताकतें होती हैं, कौन सी रियासतें होती हैं, या कौन से यहां पर मफादात होते हैं जिनकी बेस के ऊपर उस इंसिडेंट को या उस कले के खबर को कौन सा रंग देना है, कौन सा उसका एस्पेक्ट यहां पर ज्यादा पब्लिश करना है, ज्यादा शो करना है, ज्यादा दिखाना है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो किस वक्त में कौन सी चीज दिखानी है, यह चीज भी मैटर करती है। तो यह है आपकी जियो पॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग। अब यहां पर केस स्टडी रहेगा हमारे पास पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया की भी बात करेंगे और हमारा इंटरनल मीडिया की भी बात करेंगे। तो आज आपको पता है कि यहां पर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, आपको पता है कि यहां पर जो आपका प्रेस है वो आपका फोर्थ पिलर है आपका यहां पर। तो उसके बाद जो है बाकी चीजें हम आगे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास यहां पर, स्टिफलिंग द प्रेस। ये भी हमारा जो है वो कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है या मीडिया के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारी जो डिस्कशन रहने वाली है। ठीक है, यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट 2021 वो भी है, पीका एक्ट 2016 वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहां पर हमारे पास ICCPR जो यहाँ आर्टिकल 19 है वो क्या कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल जो कह लें कि यहाँ पर जो आर्टिकल 19 वो क्या कहता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आगे ऐड करने वाला हूं, पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम अंडर सीज द इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो यहां पर बेसिकली जो है वो कह लें कि या अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, एहतसाब ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर यहां पर डेमोक्रेसी कहां से आएगी। बेसिकली बात यहां पर यह की जाए, डेमोक्रेसी के रिलेट करके बेसिकली दिया जा रहा है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास आएगा न्यूट्रलिटी इंपेरेटिव पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट नेविगेटिंग ग्लोबल पावर्स। अब यहां पर बात करेंगे पाकिस्तान के बैलेंसिंग एक्ट की। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इसको हम जो है कह लें कि अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट तो आपकी चीजें रिवाइज हो जाएगी, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो आपको चीजें यहां पर मिल जाएंगी। देखें केस स्टडी क्या रहेगा यहां पर, यूएसए चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान यहां पर किस तरह जो इन दोनों के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर सकता है। उसके बाद ईरान और गल्फ स्टेट्स आपस में। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओपेक से अभी जो है कह लें कि यहां पर एग्जिट किए, किसने यहां पर बेसिकली यूएई ने। ठीक है, तो अब यूएई और सऊदी अरेबिया ये भी आमने सामने। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है यहां पर, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है परसिस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज द न्यू फेज ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी लैंडस्केप 2026। देखिए पाकिस्तान यहां पर अगर देखा जाए मल्टीफेरियस चैलेंजेस के अंदर ट्रैप है, इसमें कोई यहां पर दो राय नहीं है। इंटरनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की, स्पेशली अगर बात की जाए टेररिज्म की। ठीक है, कितने यहां पर अटैक्स हुए, अब यहां पर अगर देखा जाए अभी रिपोर्ट आई तो उसके अंदर देखा जाए तो 55 कितने 55 अटैक्स यहां पर हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी आपके सामने ही, इस्लामाबाद वाला केस भी आपके सामने। लेकिन यहां पर कुछ स्टैट्स ऐड किए गए हैं, वो स्टैट्स इंपॉर्टेंट है कि जब यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर लगी है, वॉर के बाद से पाकिस्तान के अंदर कितने अटैक्स देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लेशन स्टेन इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इस चीज को देखें, इन्फ्लेशन एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रही है और ये कितने अरसे के बाद 21 मंथ के बाद जो है एक बार दोबारा जो है इन्फ्लेशन यहां पर एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स, और 10 वर्ड्स के साथ आपके क्या होता है 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स। ऑलमोस्ट हम 50 वर्ड्स को पर डे यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहां पर चूज करते हैं, देन हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एक कह लें कि पूरी वोकैब की नोटबुक अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर पर डे अगर आप 50 वर्ड ऐड कर रहे हैं तो आप ये हिसाब लगा लें कि 30 डेज में आप 1500 वर्ड यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वोकैब के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कवर हो जाएगी। करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, IR और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग। ठीक है, केस स्टडी क्या रहेगा, पाकिस्तान। यहां पर मैंने अभी जैसे कि पहले बता दिया है कि देखें जियोपॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन सी खबर है, कौन सा इंसिडेंट है, उसको किस अंदाज में दिखाना है, कौन सा एस्पेक्ट दिखाना है, कौन से वक्त में दिखाना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पे या तो ताकतें होती हैं या फिर किसी ना किसी स्टेट के जो है वो मफादात हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के केस में कि बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरनल मीडिया की भी बात करेंगे, एक्सटर्नल मीडिया की भी बात करेंगे, और केस स्टडी हमारे पास क्या रहेगा यहां पर, इस्लामाबाद वाला भी, जहां पर जो है कह लें कि इंटरनेशनल मीडिया को यहां पर जो है वो आने दिया गया। ठीक है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी उन्होंने क्या खाया पिया, कबाब, ये वो एक अलग डिबेट है, उसको हम यहां पर ऐड नहीं करें, लेकिन वो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। हम वही चीजें ऐड करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप वेस्टर्न फ्रेमिंग की बात, द डबल स्टैंडर्ड ऑफ लिवरेज, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें। वेस्टर्न फ्रेमिंग की बात की जाए तो व्हेन वेस्टर्न और गल्फ नेशंस कतर एंड ओमान यूज अलायंसेस टू मेडिएट, इट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक लिवरेज एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस। अब जहां पर वेस्टर्न है या गल्फ नेशंस है, वो जब यहां पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले करें तो उनको क्या बोला जाता है, इनके पास स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस है, डिप्लोमेटिक लिवरेज की बात की जाती है। लेकिन अब ये कौन कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया जो हम बात कर रहे हैं, किस तरह फ्रेम किया जा रहा है पाकिस्तान को, किस तरह जियोपॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग हमें देखने को मिल रही है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम। अब पाकिस्तान के केस में जब पाकिस्तान यहां पर एज ए मीडिएटर या ब्रोकर रोल प्ले कर रहा है तो क्या चीज आ रही है यहां पर जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट है जी, एविडेंस ऑफ बीइंग कंप्रोमाइज्ड ब्रोकर नजर आ रहा है। अब इसके एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं कि बेसिकली क्या, अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि इस मौके के ऊपर जो है वो पब्लिश की जा रही हैं, और एक तरफ यहां पर पाकिस्तान जो है अपना एज ए डिप्लोमेटिक, एज ए पीस मेकर रोल प्ले कर रहा है, और यहां पर मीडिया क्या इसको फ्रेम दे रहा है, ये भी चीज है। अब अगर की इनसाइट्स की बात करें, जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसने हमेशा ग्लोबल साउथ को जो है ना, आप कह लें कि एक न्यूट्रल जो है वेसल्स ही कहा है, रादर देन कि उसने स्ट्रैटेजिक प्लेयर किसी को कहा हो। ठीक है, अब ग्लोबल साउथ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं केस स्टडी। देखिए स्ट्रैटेजिक टाइमिंग एंड नैरेटिव फ्लैंकिंग। अब ये टाइमिंग चेक करें ना, पाकिस्तान इस टाइम में जो है वो कह लें कि इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स चल रही हैं, और किस तरह जो है यहां पर पाकिस्तान को फ्रेम किया जा रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जेरूसलम अगर देखा जाए, पोस्ट के अंदर इमरान खान का जो अरेस्ट वाला केस, उसको जो है यहां पर पब्लिश कर दिया गया। अब एक तरफ पाकिस्तान यहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है, और वो चीज दिखाने के बजाय बल्कि क्या किए जा रही है, यहां पर कोई और चीज दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को, अगर फाइनेंशियल टाइम्स है या कोई और भी है, क्या कर रहे हैं यहां पर, पॉजिटिव इमेज भी दिखाया जा रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, कुछ ये लोग भी हैं, ड्रॉप एग्जैक्टली व्हेन पाकिस्तान गेन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। ठीक है, द इफेक्ट दिस एंकर्स डिप्लोमेटिक सक्सेसेस टू डोमेस्टिक फेलियर्स। अब देखा जाए तो पाकिस्तान को नो डाउट इंटरनल चैलेंजेस का भी सामना है, ठीक है, एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी सामना है। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं पे मौका मिल जाता है ग्लोबल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को यहां पर जो है वो कह लें कि क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। मैं अभी सारी चीजें क्लियर कर देता हूं कि बेसिकली मामला है क्या। ठीक है, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें द पैराशूट कॉरस्पॉन्डेंट अगर बात की जाए, बेसिकली ये बोला जाता है बैरूनी सहाफ़ी जो अभी यहाँ पर इनवाइट किए गए इस्लामाबाद, जब यहाँ पर टॉक्स होती हैं, ठीक है, तो वह इनवाइट किए गए तो इनको बड़ी इज्जत दी गई, बहुत सारा इनका जो प्रोटोकॉल वगैरह सारी चीज़ें उनको साइड पर रखा है, लेकिन यह है कि इन्होंने यहाँ पर किया गया। अब द फैलेसी क्या है, उसके बाद वर्सल लोकल एक्सपर्टीज। अब इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना, जो चीज़ यहाँ पर लोकल जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो चीज़ें उनको पता है, जो हिस्ट्री उनको पता है, इंटरनल इश्यूज का उनको पता है, वो जो बैरूनी है, जो यहाँ पर पैराशूट कॉरस्पॉन्डिंग है, जो बैरूनी सहाफ़ी है, उनको नहीं पता कि बेसिकली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं पे जो जिम्मेदारी जो नजर आती है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो जहन में क्वेश्चन आ रहा ना, वो अभी क्लियर हो जाएगा। द फैलेसी, द अजम्पशन दैट 10-day visitors from western newsroom is more objective than local journalists with decades of institutional memories and language skills। किसके पास है? लोकल जर्नलिस्ट के पास है, जो कि बैरूनी के पास नहीं है।
अब यहां पर किस तरह फ्रेम किया जा रहा है, द मेल बॉक्स प्रॉब्लम्स क्या है, फॉरेन प्रेसेस आर ऑफन यूज्ड एज ए मेल बॉक्सेस, ठीक है, बाय लोकल एक्टर्स विद स्पेसिफिक एजेंडाज एंड लीडिंग टू स्टोरीज एंड दैट लैक डीप कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर डेप्थ जो है नजर नहीं आती। अब यहां पर मसला पता है क्या आता है, जो असल इंफॉर्मेशन वैक्यूम किसकी वजह से है, यहां पर लोकल जर्नलिस्ट की वजह से, जो सही से स्टोरी यहां पर जो है वो कह लेके नहीं बताते, है ना, या उनके ऊपर कह लें कि यहां पर पाबंदी हो सकती है नहीं बताने के ऊपर। तो अब यहां पर मौका, उस वैक्यूम को कौन फिल करता है, फिर यहां पर कौन फ्रेम करता है, फिर ग्लोबल मीडिया, ठीक है, जिस तरह यहां पर किया गया। अब इस चीज को देखें, द इंफॉर्मेशन वैक्यूम है, सेल्फ सेंसरशिप की अगर बात की जाए, व्हेन लोकल जर्नलिस्ट आर प्रेशर्ड आर साइलेंस्ड बाय स्टेट दे क्रिएट वैक्यूम, ठीक है, जहां तो वो चुप रहते हैं या स्टेट की तरफ से कहते हैं कि अब स्टेट क्यों रोकती है, भाई नेशनल इंटरेस्ट है इसलिए आप चुप रहो बेहतर है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज भी ठीक है। जब अपने ही घर का ही उठ के जब आप बुरा भला कहना शुरू कर देंगे तो वो भी एक नेगेटिव इमेज जाएगा। अब बहुत सारी चीजें, लेकिन देखें जो चीजें आप कहना चाह रहे हैं ना, जो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा है वो मेरे अंदर भी है, लेकिन हमारा जो डिस्कशन, हमारा पर्पस यहां पर डिस्कशन का एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है, हमारा एजुकेशनल पर्पस है, हम कोई वन साइडेड या कह ले यहाँ पर स्टिक क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा, हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेकर चलेंगे, बस खत्म सारी चीजें। द आउटसोर्सिंग ऑफ ट्रुथ की अगर बात की जाए, फॉरेन मीडिया फिल्स दिस गैप, तो अब बात आ गई कि यहां पर फिर कौन गैप को फिल करता है, यहां पर आपका फॉरेन मीडिया आकर जो है वो सारा गैप को फिल करता है, ठीक है। उसके बाद आपका देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है कि वाइल दे मे कवर लेजिटिमेट इश्यूज लाइक, यहां पर प्रेस फ्रीडम की वो बात करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेशन की बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है या किसी भी कंट्री के, दे डू सो थ्रू एज ए लेंस दैट सर्व देयर होम कंट्रीज इंटरेस्ट नॉट पाकिस्तान, और वो सारी चीजें यहां पर हर जाविये से, हर एंगल से कवर करने की कोशिश करते हैं जो उनके कंट्री के मफादात में होता है, जो कि पाकिस्तान के नहीं होता मफादात में। अब आपने समझ लिया कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल मीडिया क्या है, मीडिया फ्रेमिंग क्या चीज है, ठीक है। अब यहां पर पॉलिसी मेजर्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, अगर देखा जाए इंफॉर्मेशनल सॉवरेनिटी, तो सबसे पहले क्या है यहां पर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जो लोकल जर्नलिस्ट है उनको इतना स्ट्रेंथन या एम्पावर किया जाना चाहिए, स्टोरीज को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए ताकि जो पैराशूट जो कॉरस्पॉन्डेंट है, जो बैरूनी सहाफ़ी है, उनको मौका ना मिले कि वो कोई भी चीज़ यहां पर एग्जैजरेट करके यहां पर पेश करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तान मस्ट इंपावर इट्स ऑन ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, ठीक है। द हार्ड ट्रुथ क्या है जी, इफ अ नेशन डज नॉट हैव द फ्रीडम टू टेल इट्स ऑन स्टोरी, कि यहां पर क्या है कि अगर एक नेशन को इजाजत ही नहीं है कि यार वो अपनी स्टोरी नहीं बता सकते, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो राइट ऑफ स्पीच जो है ना इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा, कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्या है उसको साइड पर रखें, लेकिन क्या बोलने का राइट दिया जा रहा है, यह चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखा जाए, टेल्स ऑन स्टोरी व्हाट्स एंड ऑल इट लूजेस इट लॉसेस द राइट टू कंप्लेन व्हेन अदर्स टेल इट विद बायस्ड एजेंडास, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। आपको पता है कि मैं पहले भी बताता रहा हूं कि आज हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, जो 4th पिलर होता है यहां पर स्टेट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा प्रेस फ्रीडम अंडर सीज, द इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी कहां से आएगी, और अकाउंटेबिलिटी किस में है, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच में, कि बोलने का जो हक वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर दो साइड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया को क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने सोशो इकोनॉमिक कहने के पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर इंश्योर करवा सकें, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अंडर सीज क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है, यही है ना, कुछ ना कुछ तो रीजन है ना। अगर यहाँ पर स्टेट उनके ऊपर यहाँ पर दबाव डाल रही है या कुछ भी कर रही है तो कुछ ना कुछ रीजंस है, ठीक है। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हमारा यहां पर जो ये एजुकेशनल पर्पस है, हमने अपने एग्जाम पॉइंट से डिस्कशन करनी है, कोई स्टिक क्रिटिसिज्म नहीं है। हालांकि इन टॉपिक्स में स्टिक जो है, मैं पहले भी कह दूं, क्रिटिसिज्म है, लेकिन हमने वो नहीं करना। हमने एक बैलेंस अप्रोच के साथ चीजों को लेकर चलना है। हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें, विदाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्राइव।
पहली ओपनिंग स्टेटमेंट ये है, आपने इसको जो है यहां पर नोट डाउन कर लेना है कि सर ने क्या, विदाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्राइव। अगर देखा, पाकिस्तान फेसेस अ प्रोफाउंड डायलेमास एज ए प्रेस फ्रीडम endures a challenging phase with punitive measures silencing critical voices and undermining the constitutional role of independent media। अब यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्या कहता है, उसके बाद ICCPR वो क्या कहता है, उसके बाद यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट 2021 वो क्या कहता है, उसके बाद पीका एक्ट वो क्या कहता है, सारी चीजें यहां पर ऐड करने वाले। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पूरा आज हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं अगर रह जाती है तो वो आप जनरली डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए सप्रेसिंग डिसेंट की बात की जाए तो कौन कौन, सबसे पहले अगर देखा जाए लॉ फेयर एंड हैरेसमेंट, ठीक है। टैकर्स इंक्लूड्स इनफोर्स डिसअपेरेंसेस, ठीक है। अब ये वो बात की जा रही है कि यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है, जो कंटेंट इस तरह का है कि उनके ऊपर फिर यहां पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस तरह का कंटेंट ना करें, ठीक है। ऑनलाइन कैंपेन्स है, हार्श फाइनेंशियल प्रेशर्स अगेंस्ट दोज एक्सप्रेसेस अनफेवरेबल ओपिनियंस। अब आपने अनफेवरेबल ओपिनियंस को आपने लाजमी नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी चीजें आप ऐड करें, ऑनलाइन कैंपेन चल रही है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट या सर सारी चीजें है ना, लेकिन यहां पर अनफेवरेबल ओपिनियन की वजह से, ठीक है। अब ये चीज है कॉन्स्टिट्यूशन क्लैश के अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 किस चीज की गारंटी देता है, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम कह सकते हैं, येट द स्टेट एम्प्लॉय टैकर्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट दिस फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर सोशल मीडिया टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको यहां पर क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। अब देखें, सोशल मीडिया टैक्स वाइल इंपावरिंग सिटीजन्स इंडिविजुअल स्पीच ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स इज इंक्रीजिंगली टारगेटेड एग्जाम्पलीफाइड बाय अरेस्ट फॉर हिस्टोरिकल। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ यहाँ पर जो केस स्टडीज हैं, लेकिन यह है कि हम उनको जो है यहाँ पर ऐड करने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए जर्नलिस्ट टारगेट्स, यहाँ पर देखा जाए कुछ केस स्टडीज हैं, उनको हम यहाँ पर ऐड करने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पीका एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पीका एक्ट जो 26 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भाई ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या डिसइन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, तो इसलिए इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज़ बेसिकली कही जा रही है। लीगल एंड फाइनेंशियल टूल्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पीका अब्यूज अगर बात की जाए तो सैंक्शन लाइक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, पीका का जो यहां पर सेक्शन 20A इसको नाजमी नोट करिएगा कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके बाद साइबर टेररिज्म आर यूज्ड टू क्रिमिनलाइज फ्री स्पीच, फेलिंग प्रोपोर्शनैलिटी एंड लीगैलिटी टेस्ट। आगे आपके पास ये केस स्टडी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारे सामने है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, इन इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगर बात की जाए तो यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट कहले 2021 ये भी कहले हैज फेल्ड टू सेफगार्ड मीडिया प्रोफेशनल्स, तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्क्वीजिंग की बात की जाए, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इज वेपनाइज्ड एंड रिवार्डिंग फ्रेंडली मीडिया एंड पनिशिंग हॉस्टाइल वंस, ऑफन प्रेशरिंग प्राइवेट एडवर्टाइजर टू फॉलो सूट, ठीक है। तो अब ये कुछ तरह इस कह लें कि यहाँ पर हार्श कह लें, यहाँ पर या आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट किस्म का जो है क्रिटिसिज्म भी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं चाह रहा था कई चीज़ों को ऐड किया जाए, ठीक है। लेकिन यह है कि यहाँ पर आप पर जो पॉजिटिव वे में आपने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव मीन्स आपने जो है बैलेंस अप्रोच के साथ चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए स्टेट अगर एक्शन ले रही है तो हो सकता है स्टेट को कहीं ना कहीं पे नेशनल इंटरेस्ट के जो है अगेंस्ट वो चीज़ें, ठीक है। अब ये चीज़ें भी हैं, लेकिन बात तो यह है ना कि कंटेंट मैटर नहीं करता, लेकिन यह है कि क्या स्टेट बोलने की इजाज़त दे रही है, ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल, अब ये फैक्ट एंड फिगर वाली वो बात है कि जो यहाँ पर कहते थे फैक्ट एंड फिगर। अब ये फैक्ट एंड फिगर वो है कि जितने भी हम यहाँ पर आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं या एक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं वो भी आप ऐड करते जाएंगे, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो मैं ICCPR की बात कर रहा था बेसिकली, एंड GSP+ जो स्टेटस मिला हुआ पाकिस्तान को, तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि ये अगर देखा जाए तो ये पीका वाला एक्ट और ये सारे जो है क्या करते हैं, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है इनहांस करने की भी बात करते हैं। लेकिन क्या है कि जब इसके अंदर जो है हमें कह लें कि यहां पर कुछ
कह लें कि यहाँ पर कह लें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह सकते हैं, या इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर कह सकते हैं कि कमी की वजह से, या अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, फेयरनेस या जस्टिस नहीं है, तो इसकी वजह से फिर ये चीज़ें एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 ये भी जो है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, पीका एक्ट भी है, उसके बाद यहाँ पर अभी जर्नलिस्ट एक्ट जो 2021 है वो भी है, उसके बाद ICCPR की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो GSP+ स्टेटस जो मिला हुआ पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट नेविगेटिंग ग्लोबल पावर्स, ठीक है। अब देखें आप ये पॉइंट्स ऐड कर लें, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन हेडर्स हैं, लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट करते जाएंगे। आपको पूरा जो है मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बाकी तो आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए रीजनल अलाइनमेंट डायलेमा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखें सबसे पहले तो आप रीजनल लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अलाइनमेंट टू ब्रदरली कंट्रीज ईरान एंड लॉन्ग बॉर्डर स्ट्रॉन्ग शिया कम्युनिटी टाइज एंड सऊदी अरेबिया स्पिरिचुअल एफिनिटी एंड उसके बाद रिसेंट स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ। सबसे पहले तो रीजनल लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान के बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, इस चीज़ को आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं। और एक तरफ आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, किस तरह पाकिस्तान यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले केस स्टडी हमारे पास रहेगा रीजनल लेवल के ऊपर सऊदी अरेबिया और ईरान का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बैक पर जाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि 2014-15 के अंदर क्या होता है कि यमन के अंदर वॉर होती है और यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है। कौन लड़ता है? एक तरफ ईरान होता है, एक तरफ आपका क्या होता है, सऊदी अरेबिया होता है। तो वहां पर फिर पाकिस्तान को बोला जाता है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि भाई आप यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट दें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई ईरान मेरा नेबर कंट्री है, ठीक है, क्योंकि मेरा बाउंड्री उसके साथ लगती है। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल एफिनिटी देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया के साथ। तो अब हम जो है जो यहाँ पर अगर कहा जाए तो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी डिबेट देखने को मिली है ना। डिबेट होने के बाद यही डिसीजन किया गया कि हम किसी की तरफ नहीं होते, हम यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एंड पीस के ऊपर जो है हम जोर देते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम, उन्होंने क्या कहा भाई जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन अग्रेसिव डिजाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज भी थी, ठीक है। तो पाकिस्तान यहां पर जो है काफी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये वॉर यहां पर लॉन्ग होती है तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान को किस तरफ जो है यहां पर को जाना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंसिंग अप्रोच के साथ लेकर चीजों को चल रहा है। काफी क्रिटिकल पॉइंट भी है, ठीक है। अ ड्यूअल अलाइनमेंट मेक्स एनी क्लियर कट पॉलिसी इनहेरेंटली सेंसिटिव एंड कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें अब इसके पता नहीं आगे क्या नताइज होते हैं जिस तरह आगे वॉर रुकती है। अभी तो यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है, अभी तो कह लें कि यहाँ पर 14 पॉइंट्स जो है यहाँ पर ईरान की तरफ से दोबारा दिए गए हैं, अभी तो सारी डिस्कशन चल रही है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ है कि पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर वेस्टर्न फ्लैंक अगर देखा जाए, अभी हम इंटरनल सिक्योरिटी की आगे बात करने वाले हैं चैलेंजेस की, तो वेस्टर्न फ्लैंक की हम बात करेंगे यहाँ पर ईरान की तरफ से, और यहाँ पर अगर देखा जाए अफगानिस्तान की तरफ से, ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पर क्या है वो इंडिया है, ठीक है। तो एक केस स्टडी तो ये हो गया। तो पाकिस्तान ने भाई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट है सऊदी अरेबिया के साथ। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब यहां पर ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किए यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर, तो पाकिस्तान को यहां पर कॉल आती है, फिर पाकिस्तान यहां पर ईरान को बोलता है कि भाई आप कुछ ना कुछ ख्याल करें, यहां पर मेरा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ पड़ा है, कम से कम इसका लिहाज कर लें, ठीक है। ये चीज भी है। बाकी तो शिया कम्युनिटी या सुन्नी कम्युनिटी वो एक अलग डिबेट है कंट्री के अंदर लेकर सारी चीजें। तो पाकिस्तान को यहां पर बैलेंसिंग एक्ट के साथ चलना पड़ेगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। जो अभी मैंने नाम लिया यहाँ पर सेक्टेरियनिज्म, और ये अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी यहाँ पर ट्रैक से उतरता है तो यहाँ पर इश्यूज एस्केलेट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान अभी तो बिल्कुल जो है वो कह लें कि बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल पावर डायनामिक्स के अंदर बात करें। अब ये वही टाइम था जब यहाँ पर 9/11 होता है, और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान को बोला जाता है कि भाई आप दहशतगर्द की साइड लोगे या हमारी तरफ लोगे।
अब ये चीज़ें भी देखने को मिली। तो अब लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान को इस तरह की कोई भी वो कह के स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ भी है। अब चाइना के साथ इंटरेस्ट आपको पता है, अभी स्पेस प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो कह के पाकिस्तान और चाइना हमें रोल प्ले करते हुए नजर आए एक साथ, ठीक है, जहां पर आपका कह के इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट भेजा गया, ठीक है। अब कौन से सेंटर की वजह से सेंटर से बेसिकली चाइना का तियोन जो यहाँ पर स्पेस सेंटर है बेसिकली, ठीक है, अगर मुझे नाम थोड़ा सा अगर कह लेने ताइयोन उसको बोला जाता है, तो वहाँ से जो है यहाँ पर हमें सैटेलाइट जो है वो भेजा गया, जिसका पर्पज़ क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है, पाकिस्तान के। तो इमेज क्लैरिटी फोकस था बेसिकली, अर्बनाइजेशन आप कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो पाकिस्तान का अगर इसके साथ साथ देखा जाए सी पैक वाला है, तो सी पैक के अंदर क्या है कि ऑलरेडी आपको पता है फेज़ 2 का काम चल रहा है, जो अभी कह ले के यहाँ पर 2025 के अंदर जो है वो कह ले के हमें स्टार्ट होता नजर आया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है बेसिकली, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर होती है, तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, 5 पॉइंट बेसिकली प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर इनके दरमियान में जो टॉक्स करवाई जा सकती हैं, इनको एक पेज के ऊपर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी चाइना और पाकिस्तान मिलकर रोल प्ले करते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर यूएसए के साथ, तो यूएसए के साथ अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था यहाँ पर कि पाकिस्तान भी उन 20 कंट्रीज़ में है, यहाँ पर शामिल है जहाँ पर यूएसए की तरफ से बेसिकली यहाँ पर जो कह ले के फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ के लिए जो यहाँ पर $488 मिलियन दिए गए, ठीक है, कंपनी को। तो पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, जो F-16 जितने फाइटर जेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए कह लें या ऑपरेशन लाइफ टाइम उनका बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए। तो उसके कितने यहाँ पर पैकेज बनता है पाकिस्तान के F-16 का, अगर $686 मिलियन, ठीक है। तो ये चीज़ भी, उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में देखने को मिल रहा है डील, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में हुई। तो अब उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को इस तरह यूएसए के साथ भी चलना है और यहाँ पर जो है वो कह ले के चाइना के साथ भी चलना है। तो ये कह ले कि अब वन साइडेड जो है वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। हालांकि आपको पता है कि यूएसए और यहाँ पर चाइना के दरमियान में जो है वो स्ट्रेटेजिक हमें यहाँ पर राइवलरी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपने बैलेंसिंग एक्ट के साथ जो है लेकर चल रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो अब मेंटेनिंग डीप टाइज विद चाइना, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक लिंक्स विद यूएसए, डोमिनेंट एंड मिलिट्री एंड टेक एंड ग्लोबल फाइनेंस। उसके बाद बैलेंसिंग दीज रिलेशनशिप इज क्रूशियल इन इवॉल्विंग मल्टीपोलर ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपोलर ऑर्डर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भी, जिस तरह हमने पाकिस्तान को जो है एज ए मिडिल पावर इंक्लूड होता हुआ भी देखा, तो वो भी हम यहाँ पर टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। देखिए बहुत सारे क्या है कि असल मसला पता है कहाँ पर आ रहा है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर चैलेंजेस है और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर चैलेंजेस है। अफगानिस्तान एक तरफ है, एक तरफ अगर देखा जाए इंडिया, और एक तरफ यहाँ पर ईरान के अंदर वॉर लगी हुई है। तो ये चैलेंजेस हमें यहाँ पर रहते देखने को मिल रहे हैं रीजनल लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो कह ले कि बी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर बड़ा एहतियात के साथ जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी कंस्ट्रेंट की बात की जाए तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इशू जो है वो कह लेकर इकोनॉमिक इशूज़ हैं, ठीक है। और रही सही कसर जो है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर दबाव आ गया, ठीक है। परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर प्रेशर्स है, लो एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पर लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गया है, हाई एक्सटर्नल डेट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में आपका क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद लो एक्सपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है जितनी वो कम हो चुकी है, एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी यहाँ पर कम हो गया है, हाई एक्सटर्नल डेट जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फिजिकल वीकनेसेस देख रहे, कंप्रोमाइज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर हिंड्रेंस है, रुकावट हैं या हर्डल्स हैं, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो इनको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी, नॉट चूजिंग साइड्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइड चूज करने की बजाय, मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पर जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, तो यहाँ पर किसी साइड को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है नहीं पड़ती, बल्कि क्या है कि अपने पाँव पर खड़ा। और ये जो इस्लामाबाद जो टॉक्स हमें यहाँ पर देखने को मिली,
जिसका कोई जो कह लेकर रिजल्ट्स नहीं सामने आए तो वो भी रिजल्ट्स सामने आ सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं यहां पर न्यू फेज ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी लैंडस्केप और 2026। इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, 6 पॉइंट्स हैं, बेसिकली हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक डाइवर्जन की बात की जाए, प्रॉब्लम हाई स्टेक्स मेडिएशन बिटवीन। अब ये चीज़ें तो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह जो है एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया। ठीक है, जो 28 फेब से जो हमें वॉर यहाँ पर देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम यही दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। कॉन्सिक्वेंसेस नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, देखें इसके अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान यहाँ पर अपना डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान असल मसला पता है क्या रहा है, यहाँ पर जो कह लें कि यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। एक तरफ अगर बात की जाए अफगानिस्तान की और ईस्टर्न अगर बात की जाए यहाँ पर साइड पर, तो यहाँ पर इंडिया। ठीक है, अब दोनों तरफ से, एक तरफ यहाँ पर जो है वो वाटर अग्रेशन आप कह सकते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर मिलिटेंट्स अग्रेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर थर्ड साइड देखी जाए ईरान वाली, तो वो ऑलरेडी वॉर हमें देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एस्केलेशन अगर देखा जाए, यहाँ पर स्टैट्स की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी अगर बात की जाए, देखें अगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए ना, कंपैरिजन 2025 से लेकर 2026 तक, तो यहाँ पर अटैक्स कितने हुए, बेसिकली 128 से बढ़कर कितने हो गए 169, 169 हो चुका है इनको। ये अब आपने फैक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, वाइल फैटेलिटीज मोर देन डबल्ड। अब अगर देखा जाए तो 169 से लेकर कितना यहाँ पर हो चुके हैं 349, मीन्स 349 जो है हमें फैटेलिटीज देखने को मिल रही है। द मेन ड्राइवर्स इसके पीछे कौन कौन है, सबसे पहले देखा जाए रिलीजियस मिलिटेंसी, सबसे पहले क्या रहेगा टीटीपी, उसके बाद आईएस के, ठीक है, दाइश वाले, उसके बाद गुल बहादुर ग्रुप है। 68% जो है इंक्रीज हमें अटैक्स में देखने को मिला, 68% कितना, 68% हमें यहाँ पर अटैक्स देखने को मिले। ठीक है, जो अगर कहा जाए तो कितने हैं बेसिकली 81 से लेकर कितने हैं यहाँ पर बेसिकली 81 से लेकर कितना है 36 तक, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, इतने अटैक्स यहाँ पर इंक्रीज हुए। उसके बाद अगर बात की जाए अप्रैल की, कब की, बेसिकली मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, तो अप्रैल के अंदर कितने हुए यहाँ पर तकरीबन 55 ठीक है 55 अटैक्स हमें देखने को मिले, तो ये आप स्टैट्स लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ब्लोच इंसर्जेंसी, अब ब्लोच इंसर्जेंसी में यहाँ पर कमी आई है 25%, अगर देखा जाए तो हमें कमी देखने को मिल रही है। अटैक्स डिक्रीज इन नंबर बट सर्ज बाय 630% इन फैटेलिटीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैटेलिटीज रेट जो हमें बढ़ता हुआ नजर आए, इंडिकेटिंग अ शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाई इंपैक्ट एंड मास कैजुअलिटी ऑपरेशंस। और आपको पता है कि यहाँ पर ऑपरेशन कौन स्टार्ट किया हुआ है, ऑपरेशन गजबुल हक जो है पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो अब ये जो स्टैट्स है ना, ये हमारे पास, ये आप लाजमी ऐड करेंगे कि बेसिकली इतने इतने जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल से बिल्कुल सीधे से यहाँ पर अगर देखा जाए 128 से लेकर 169 तक जो अटैक्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर हमें फैटेलिटी जो देखने को मिल रही है 169 से लेकर 349 तक पहुँच गए हैं। उसके बाद जैसे हमने अभी बात की 68% जो अटैक फर्दर बढ़ गए, किसकी तरफ से, बेसिकली रिलीजियस मिलिटेंट्स, टीटीपी है, IS के है, ठीक है, गुल बहादुर जो ग्रुप है इनकी तरफ से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, द ड्रोन इरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। न्यू टैकर्स की बात की जाए तो मिलिटेंट्स आर नाउ डिप्लॉइंग कमर्शियल एंड मॉडिफाइड क्वाडकॉप्टर्स फॉर स्टैंड ऑफ अटैक्स ऑन चेक पॉइंट्स एंड सिविलियन एरियाज। ठीक है, तो अब यहाँ पर ड्रोन को बेसिकली यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐड करेंगे कि ये ड्रोन आए कहाँ से, क्वेश्चन मार्क तो ये है उसके, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 ईयर्स तक कौन वॉर लड़कर गया है यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर, USA लड़कर गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई भाई। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर देखा जाए जियोग्राफिक स्प्रेड, दीज ड्रोन अटैक्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम वजीरिस्तान एंड बनू टू डिस्ट्रिक्ट लाइक हैंग। ठीक है, तो यह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बियॉन्ड फिजिकल डैमेज, दीज टूल सर्व एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, ठीक है, एंड प्रोपेगेंडा। अब यहां पर साइकोलॉजिकल अगर बात की जाए ना, बेसिकली टेररिस्ट क्या करता है, माइंड कंट्रोल गेम है। होता है क्या कि यहां पर लाखों लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, लाखों लोग हादसात में मारे जाते हैं, उनके यहां पर टेंशन नहीं होती। अगर यहां पर 10 बंदे टेररिज्म की दहशतगर्दी की वजह से अगर मारे जाते तो फिर देखना आप कैसे यहां पर खौफ जो है एक
यहाँ पर जो है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ कही जा रही है। अब बात की जा रही है ये साइकोलॉजिकल बेसिकली इंपैक्ट है। ठीक है, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान ब्रैंकमैनशिप अगर देखा जाए, ओपन कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेड एज ए वेपन, डिप्लोमेटिक चैनल्स। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर उर्मची टॉक्स हुई थी, यहाँ पर चाइना भी था। ठीक है, तो चाइना के अंदर हुई थी, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लेकिन इसके भी कोई रिजल्ट हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिले। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, बेसिकली गज़बुल हक। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ओपन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी अफगानिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान के दरमियान में। उसके बाद ट्रेड यहाँ पर अगर देखा जाए, पाकिस्तान की तरफ से क्या पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब कैरेट में क्या था, यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले निगोशिएशंस की बात की, टॉक्स की बात की कि मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। उसकी रीज़न क्या थी भाई, उसकी रीज़न ये थी कि बेसिकली यहाँ पर अफगानिस्तान के अफगान तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है ताकि वो एक पेज पर आ जाएं और यहाँ पर जो है रिकन्सिलेशन हो सके, डायलॉग्स हो सके, इंगेजमेंट हो सके। आपको पता है कि यहाँ पर पहले 48 आवर्स वॉर लगी रही यहाँ पर अक्टूबर के अंदर 2025 के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। किसने यहाँ पर आकर सुलह करवाई, कतर ने करवाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन आ गया, इस्तांबुल आ गया। 3 टाइम यहाँ पर हमें राउंड देखने को मिले इस्तांबुल के अंदर, टर्की की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए चाइना, जो उर्मची टॉक्स हुई है यहाँ पर, लेकिन इसके भी कोई खातर ख्वाह हमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट की बात की जाए यहाँ पर, द ईरान कॉरिडोर के बाद इकोनॉमिक शिफ्ट एंड उसके बाद सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चंस टू बाईपास द अफगान ब्लॉकेड, पाकिस्तान इज यूटिलाइजिंग ईरानियन रूट्स टू रीच सेंट्रल एशिया मार्केट्स। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हटकर कौन से रूट्स यूज कर रहा है, यहाँ पर मजबूरी है ना, तो कौन से यहाँ पर कर रहा है। हालांकि ट्रांजिट फीस जो है यहाँ पर अफगानिस्तान को मिल रही थी, जो यहाँ पर पाकिस्तान यूज कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान कौन से रास्ते यूज कर रहा है, ईरान का। ठीक है, उसके बाद है इज ईरान वायबल लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव टू, क्या ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पर घूम कर जाना ईरान की तरफ से, शॉर्टेस्ट रूट थ्रू अफगानिस्तान। ठीक है, दिस रिमेन्स अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिबेट रिगार्डिंग ट्रस्ट एंड कॉस्ट। तो ये भी आप पॉइंट लाजमी ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऐड करना है। उसके बाद मल्टी डिमेंशनल थ्रेट की अगर बात की जाए, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर फेसिंग सिंपल टेररिस्ट इंसर्जेंसी बट लेयर्ड कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज इन अफगानिस्तान। जो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हमें ठिकाने देखने को मिल रहे हैं, एक तो वो भी है। दूसरा अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, ड्रोन्स, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो टेररिस्ट की तरफ से यूज किए जा रहे हैं, एंड इंटेंसिफाइंग इंफॉर्मेशन वॉर भी आपको ये वो चीजें हैं जो आपने यहाँ पर ऐड करनी। मल्टी डिमेंशनल थ्रेट जो पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी जो कह लेकर यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, उनमें ये सारी चीजें ऐड है बेसिकली। तो अब देखा जाए तो डिप्लोमेटिक डायलेमा वेयर इट्स ओनली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अफगानिस्तान हैज बिकम इट्स ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी लायबिलिटी। तो ये मल्टी डिमेंशनल थ्रेट है जो पाकिस्तान यहाँ पर फेस कर रहा है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जब तक रहेंगे, एक्सटर्नल चैलेंजेस रहेंगे, तो पाकिस्तान यहाँ पर एज ए मिडल पावर कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपना किस तरह रोल प्ले कर सकता है, या एज ए पीस मेकर, या एज ए फैसिलिटेटर, या एज ए मेडिएटर रोल कैसे प्ले कर सकता है। जिस तरह हमें जियोपॉलिटिक्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग देखने को मिली और जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान को डिफेम किया गया। ठीक है, मीडिया, अभी हम जो प्रीवियस टॉपिक के अंदर चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो ये पाकिस्तान अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, द इन्फ्लेशनरी जो हमारे पास स्पाइरल देखने को मिल रहा है। बेसिकली एकदम से फिर जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर देखा हमारे पास 3 पॉइंट्स रहेंगे, इसके अंदर ज़्यादा हम जो है वो कह लें कि लंबी डिस्कशन करने वाले नहीं है, क्योंकि एक ही हमारे पास केस एंड पॉइंट रहेगा, ये इन्फ्लेशन वाला। की इंडिकेटर ड्राइवर्स क्या है, अप्रैल अगर देखा जाए हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन स्पाइक्ड 11% हमें यहाँ पर बढ़ता है, कितना 11%। ठीक है, ड्राइवन बाय राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट फेयर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फेयर जितने भी किराए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, वोल्टाइल यहाँ पर जो हमें नजर आए, फूड प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद एक्सटर्नल शॉक्स क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड होगी, यूएसए इजराइल वॉर ऑन ईरान, ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। अगर देखा जाए ट्रिपल्ड वीकली ऑयल इंपोर्ट बिल टू कितना है,
300 मिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो चुका है यहाँ पर, 800 मिलियन डॉलर हो चुका है। एक्सपोजिंग एक्सपोर्ट डिपेंडेंस। अब यहाँ पर चीज़ है, अब देखें आपने चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि जो पहले $1 की चीज़ मिल रही थी, अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ चुकी है, फ्राइट जो है यहाँ पर रेट बढ़ चुके हैं, किराए बढ़ चुके हैं ले जाने के आने के, ठीक है, शिपिंग लाइन्स के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अब वही चीज़ कितने में आ रही है, $10 में आ रही है। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का। तो इकोनॉमी के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही। उसके बाद वाइड स्प्रेड इंपैक्ट पाकिस्तान अगर देखा जाए तो यहाँ पर नॉन फूड इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, हाउस यूटिलिटीज की बात की जाए वो भी है, कंपाउंड्स प्रेशर ऑन रियल इनकम। उसके बाद लो इनकम हाउस होल्ड्स की बात की जाए तो हार्डेस्ट हिट एंड फोर्स्ड टू कट स्पेंडिंग ऑन द एसेंशियल्स लीडिंग टू एन इरोजन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड डीपनिंग इनक्वालिटी। तो ये हमें यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये किसकी वजह से बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान को इंटरनल या एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपका महंगाई बढ़ रही है, तो और चीजें भी आपको हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी रिस्पॉन्स या आउटलुक क्या हो सकता है, यहाँ पर देखें सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेज्ड इट्स पॉलिसी रेट 100 BPS टू 11.5% टू कर्ब इन्फ्लेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव कह लें कि यहाँ पर 5 to 7 टारगेट्स, ठीक है। दिस सजेस्ट अ परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी साइकिल रिक्वायरिंग अ पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस बोथ कंट्रोल एंड द अनइवन इम्पैक्ट अक्रॉस इनकम ग्रुप्स। तो ये चीज भी है। तो अब देखा जाए तो देखें पाकिस्तान जो एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है या एज ए कह लें कि यहाँ पर फैसिलिटेटर रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को पता है कि जो इसकी लोकेशन है ना, अभी एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो अब पाकिस्तान यहाँ पर एक तरफ सिर्फ रिलेशन नजर आ रहा है, एक कंट्री के साथ ट्रेड चल रही है, और कौन सा, यहाँ पर चाइना के साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े हैं, पड़ भी रहे हैं और पड़ेंगे अगर ये वॉर लंबी जाती है तो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशंस भी हैं, गल्फ स्टेट्स के साथ है, चाइना के साथ है, यूएसए के साथ है, ईरान के साथ भी है, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशंस है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने लाजमी ऐड करनी है। अब बात करते हैं वोकैब एंड वोकैब। आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। 10 वर्ड्स होते हैं हमारे, और 10 वर्ड्स के साथ 2 सिनोनिम्स, 2 आपके एंटोनिम्स, ठीक है। तो आप अपनी एक नोटबुक पूरी जो है अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं वोकैब को लेकर। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन मीन्स क्या रहेगा, बहुत ईजी है, द एक्ट ऑफ इम्प्रिजनिंग और कन्फाइनिंग समवन, किसी को कैद करना या जेल में डाल देना, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा इसका, इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हैं या डिटेंशन, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, रिलीज कर देना इसका, एंटोनिम्स, ठीक है, आज़ाद कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एफिलियंट। एफिलियंट मीन्स क्या होता है, बेसिकली लिक्विड वेस्ट जो होता है डिस्चार्ज किया जाता है किसके अंदर, इनटू वाटर और लैंड। तो क्या होता है इससे, बेसिकली वेस्ट वाटर आप कह सकते हैं या डिस्चार्ज। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, क्लीन वाटर या प्योरिटी, ठीक है, गंदा पानी भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फलक्रम। फलक्रम मीन्स क्या रहेगा, द सेंट्रल पॉइंट को बोला जाता है, ठीक है, ऑन विच समथिंग पिवट्स, ठीक है, पिवट्स या महवर, ठीक है, जो एक ही कह लें कि मेन नुक्ता होता है ना उसको बोला जाता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट को आप कह सकते हैं, मरकजी नुक्ता जो होता है। तो यहाँ पर उल्टा क्या बनेगा, एज या एक्सट्रीमिटी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, पास्टी पढ़ते हैं, कमी को बोला जाता है, इनसफिशिएंट सप्लाई या शॉर्टेज, शॉर्टेज या लैक। उल्टा क्या बनेगा, अबंडेंस या प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन तो बहुत ईजी है, पॉल्यूशन आर मेकिंग समथिंग इम्प्योर, ठीक है, आलूदगी को बोला जाता है, गंदे को, पॉल्यूशन या इम्प्योरिटी। उल्टा क्या बनेगा, प्योरिटी या क्लीनिनेस बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, एलॉन्गेट मीन्स क्या होता है, एलॉन्गेट का मतलब होता है टू मेक लॉन्गर एक्सटेंड, लंबा करने को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, लेंथन कर देना या एक्सटेंड करना। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ, शॉर्टन या रेड्यूस आप इसको बोलेंगे। इजी वर्ड है हमारे पास आज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होगा, लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट और हेल्पलेस पोजीशन। क्या होता है, मुश्किल हालात में बेसिकली फंस जाना, ठीक है, बोला जाता है। मरूंड बोल सकते हैं या स्टक, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, रेस्क्यूड या फ्रीड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स क्या होता है, बेसिकली ठिकानों को बोला जाता है, जिस तरह मिलिटेंट्स ग्रुप्स के यहाँ पर ठिकाने हैं उस तरह। अ प्लेस ऑफ सेफ्टी या रेफ्यूज, ठीक है, रेफ्यूज या हेवन बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, डेंजर या थ्रेट।
सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मीन्स क्या होता है, बेसिकली फायदेमंद को बोला जाता है, बेनिफिशियल या फ्रूटफुल को बोल सकते हैं। मेकिंग अ सिचुएशन लाइकली और फेवरेबल, ठीक है। तो फेवरेबल या बेनिफिशियल, उल्टा क्या बनेगा, अनफेवरेबल या हार्मफुल, आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, टेंटामाउंट। बहुत इजी हमारे पास, बेसिकली इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस और इफेक्ट, ठीक है। मुसावी या बराबरी को बोला जाता है, इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं या इक्वल, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, डिफरेंट या अनइक्वल आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।